हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे नेवी के जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? लग चुकी तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हौसला बना लिया है आप सभी ने ऊंची उड़ान का, तो तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। इस बार वर्दी लेना है मेरे प्यारे भाई, तैयार हो? हाउ द जोश? हाय सर, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए क्योंकि तैयारी आप सेना की कर रहे हो भाई। नौसेना दुनिया के सबसे घातक कमांडो तैयार करती है, मार्कुस कमांडो, जिसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। मौत का दूसरा नाम होता है भाई। आ जाओ फटाफट, सभी को जय हिंद, राधे राधे, लव यू सभी को। बहुत ही अच्छा बेहतरीन हमारा ये पेपर भाई साहब होने वाला है। बहुत गजब का पेपर होगा, मजा आ जाएगा आपको, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित है वो किया गया? बताओ भाई। अभी हमारे देश ने 77वां गणतंत्र दिवस है वो सेलिब्रेट किया मेरे प्यारे भाई। और गणतंत्र दिवस आपको पता है ना, दिल्ली में कर्तव्य पथ, वहां पर मेरे प्यारे भाई इसको हम लोग मनाते हैं। तो मुख्य अतिथि है वो थे मेरे प्यारे जवान, कौन? यूरोपीय आयोग से थे भाई। नाम है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन यहां डी आपका राइट होगा, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी आपका यहां परफेक्ट जवाब होने वाला है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जी, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और इसमें गायन एवं नृत्य दोनों सम्मिलित है? देखिए, यहां जिक्र हो रहा है कि भाई जो शास्त्रीय नृत्य है ना, क्लासिकल डांस, वो आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। तो मणिपुरी कहां से उत्पन्न हुआ है? मणिपुरी का उत्पन्न है, ये इसकी उत्पत्ति भाई मणिपुर से हुई है। कथकली है, ये केरल का है मेरे प्यारे जवान। मोहिनी अट्टम है, ये भी आपका केरल का है। और कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का है। इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है, पीतल की जो थाली होती है ना, उसके ऊपर पैर रखकर इस डांस को प्रस्तुत किया जाता है। कुचिपुड़ी के जो आदि गुरु है वो सिद्धेंद्र योगी है मेरे प्यारे जवान, याद रखना है। इसके जो आदि गुरु है वो कौन है सर? वो है सिद्धेंद्र योगी। कौन है जी? सिद्धेंद्र योगी। आप सभी जवानों को याद रखना है जी। ऑप्शन डी आपका यहां राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, गुप्त वंश का संस्थापक है ये कौन है? बताओ। गुप्त वंश का संस्थापक सभी हमारे जवान बताएंगे और सेशन को लाइक और शेयर करेंगे भाई दबा के। सर कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं नेवी एमआर की बात करूं तो आप अगर 50 में से मान के चलिए 30 प्लस माइनस 2 कर दो भाई, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करने से रोक सकती है, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हो तो। ओके। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो है श्री गुप्त। कौन है मेरे जवान? श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। ऑप्शन सी है वो आपका राइट होगा। हर्यक वंश का संस्थापक है लल्ला बिंबिसार। शिशुनाग वंश का है शिशुनाग। नंद वंश का है महापद्म नंद। मौर्य वंश का है चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश का है पुष्यमित्र शुंग, याद रखना है। नेक्स्ट है जी, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक है ये कौन थे? तराइन का जो पहला युद्ध है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध है ये होता है आपका 1191 में और सेकंड युद्ध है ये होता है 1192 में। तो पहला जो मेरे प्यारे भाई युद्ध है, मोहम्मद गोरी को पराजित किसने किया था भाई? हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने किया था। ऑप्शन डी है वो हमारा यहां राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बताया आप सभी ने, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, शाबाश। नेक्स्ट है, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लोहे अयस्क
आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। लौह अयस्क में पहले नंबर पर है मारवा गोवा। मारवा गोवा, ये गोवा का है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? बताओ भाई, कौन सी बनाती है डेल्टा? जब देखो कोई नदी मेरे प्यारे भाई ऊंचे पहाड़ों से आती है और वो समुद्र में मिलती है तो अलग अलग भागों में बंट जाती है, वही आपका डेल्टा होती है। तो यहां गोदावरी बनाती है भाई। देखो नर्मदा और ताप्ती, ये तो डेल्टा बनाती ही नहीं है, गोदावरी बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। इसे मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान रखना वृद्ध गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, चलिए, 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? एसएससी के एग्जाम से इस प्रश्न को मैंने डाला है मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाँ जी, चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया और वो है हमारा कंदरिया महादेव जी का मंदिर। कहां पर है सर? नागर शैली में निर्मित है, ये ध्यान रखना है। और ये मंदिर है भैया खजुराहो, खजुराहो एमपी, मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया, भगवान शिव को यह समर्पित है। आप सभी जवानों को याद रखना है। ऑप्शन ए आपका यहां सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो अधिक होती है और यह लाल या गुलाबी रंग की है वो दिखाई देती है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? कंकण मृदा, लेटेराइट मृदा, चुनेदार मृदा या बेंटोनाइट मृदा? बताओ भाई, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो बिल्कुल भाई लेटेराइट राइट आंसर होगा। लेटेराइट या जो लाल मृदा होती है ना, लाल मिट्टी, उसमें भी होती है, लेकिन यहां ऑप्शन लेटेराइट है, याद रखना है। देखिए, मिट्टी के अध्ययन को मेरे प्यारे भाई हम पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में है वो बांटा है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है जैसे जलोढ़ मिट्टी, ये भारत में सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई पाई जाती है। उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। दूसरी है जी काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फटने से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आता है कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फटने से होता है? तो या तो ऑप्शन में मिलेगा रेगूर मिट्टी या ऑप्शन में मिलेगा भैया काली मिट्टी, याद रखना है। लाल मिट्टी की बात करें तो देखो लाल रंग लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी में चाय की खेती है वो अच्छी हमें देखने को मिलती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है SEO का पूरा नाम बताओ भाई। SEO का पूरा नाम आप सभी को बताना है। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे? सर प्रैक्टिस बुक बेस्ट है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। SEO का पूरा नाम है भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। फुल फॉर्म में याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म में, यहां से कंफर्म प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है वो किसने की भाई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मैडम भिक्खाजी कामा, मदनलाल डोंगरा, श्यामलजी कृष्ण वर्मा या दादा भाई नौरोजी? तो दादा भाई नौरोजी ने की भाई, ऑप्शन डी राइट होगा। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय है दादा भाई नौरोजी। भारत का वयोवृद्ध पुरुष है वो कहा जाता है भैया, याद रखना है।
देखिए मैडम भिकाजी कामा है ना, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता। विदेशी धरती पर भाई भारत का झंडा है वो सबसे पहले इन्होंने ही फहराया था, जर्मनी 1907 में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, इसके अलावा देखिए एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में विलियम्स जोन्स ने की भाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लातवर्स्की ने की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने की। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राममोहन राय जी ने की। विवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लू वियन डिरोजियो ने की। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 दादा भाई नौरोजी ने की। यह आपको ध्यान रखना है। अल्बानिया की राजधानी बताओ मेरे प्यारे जवानों, अल्बानिया की ये राजधानी मुद्राएं याद कर लो, दिल्ली के टारगेट रखो, 5 देशों की राजधानी मुद्रा भाषा हमें याद रखना है, 5 या 10। यहां से प्रश्न भाई कंफर्म आते हैं एग्जाम के अंदर। बताओ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि स्टेज 1 को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 2 में आपको खूब टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्बानिया की राजधानी है तीराना। ऑप्शन यहां डी है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो आपका राइट होगा भाई। डी 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 क्यों नहीं होगा भाई? आसियान का मुख्यालय बताओ मुझे। आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश है भाई। वर्तमान में 11 सदस्य देश है आसियान में, और आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया भाई, याद रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। यूएनओ से भी प्रश्न आता है आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी का उद्गम है वो कहां से होता है मेरे जवानों? अलकनंदा नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है, बताएंगे सभी जवान? बहुत बढ़िया, राहुल भाई, शहबाज, अमन ठाकुर, आंसर आने दो भैया। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है ना ये होता है सांतोपंत हिमनद उत्तराखंड से, याद रखना है, यहां से उद्गम होता है अलकनंदा नदी का। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस पुलित्जर विजेता का संबंध लॉज ऑफ मेडिसन से है? देखिए पुलित्जर ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार है, दिया जाता है, जैसे ऑस्कर हम सिनेमा जगत में देते हैं। क्लियर है? तो आप लोग सभी जवान है वो मुझे बताएंगे इसका आंसर है वो क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये है सिद्धार्थ मुखर्जी मेरे प्यारे भाई। कौन है सर? सिद्धार्थ मुखर्जी है मेरे प्यारे भाई। द नेम शेक याद रखना झुम्पा लाहौरी की है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द नेम शेक पुस्तक है ना, ये है झुम्पा लाहौरी की, याद रखना है जी। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन को जोड़ती है मेरे प्यारे भाई? पनामा नहर है, सवेज नहर है, कील नहर है, सू नहर है, बताओ पनामा नहर किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन यहां सी है वो आपका राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी ध्यान रखना है। कील नहर ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। केपी नहर ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में। सवेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरिन सागर झील को जोड़ती है। पनामा ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है भाई। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम है वो क्या है बताओ? बस्तर दशहरा ये तो छत्तीसगढ़ का है। मध्यकैनी दशहरा, कुल्लू दशहरा, कोटा ये राजस्थान का है। तो या तो सी होगा या बी होगा। तो हिमाचल प्रदेश में है भैया कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा जो दशहरा है ना वो मैसूर कर्नाटक में लगता है, याद रखना है। त्योहार वगैरह से भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी बताओ मुझे। न्यूजीलैंड का, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है मेरे प्यारे जवानों?
कौन सा है बताओ? हाँ जी, कीवी, न्यूजीलैंड का कीवी है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी है वो आपका यहां राइट होगा। आगे देखिए, भारत व चीनी गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा बताओ। LOC, LAC, LOG, LOP। भारत व चीन के मध्य और भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी है मेरे प्यारे भाई? भारत और पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के मध्य LOC है और LAC ये भारत और चीन के मध्य है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। थोड़ी सी आप लोग है ना स्पीड बढ़ा के रखो भाई, क्योंकि पेपर में कम टाइम मिलता है, तो जितना हो सके उतना जल्दी पेपर करना है आपको। किस शहर को भारत की कोयला राजधानी है वो कहा जाता है? भारत की कोयला राजधानी बताओ भाई। देखो, भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग कर्नाटक को कहते हैं। भारत का हम पूर्वी में मेरे प्यारे भाई स्कॉटलैंड हमारा शिलोंग मेघालय है, ध्यान रखना। और भारत की कोयला राजधानी हम धनबाद को कहते हैं। धनबाद झारखंड को भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। भारत की आर्थिक और वित्तीय राजधानी हम मुंबई महाराष्ट्र को कहते हैं। आप सभी जवानों को याद रखना है। चलिए आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI जिसकी स्थापना 1935 में होती है मेरे प्यारे जवान। RBI की जो स्थापना है ये कब होती है सर? 1935 में। RBI का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये कहां हो जाएगा सर? ये मुंबई में हो जाएगा भैया, मुंबई में हो जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? पहले भारतीय है CD देशमुख और वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा जी है भाई। वर्तमान गवर्नर कौन है मेरे प्यारे जवान RBI के? वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी मेरे प्यारे भाई, संजय मल्होत्रा जी, याद रखना है। ओके, चलिए, सेरेना विलियम्स का संबंध है वो कौन से खेल से है बताओ? सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स का संबंध है वो कौन से खेल से है मेरे जवानों? सेरेना विलियम्स का जो संबंध है वो है टेनिस, याद रखना है। किससे है भैया? टेनिस। ऑप्शन बी है वो आपका यहां राइट होगा। टेनिस में देखो, रोजर फेडरर, सानिया मिर्जा, एंडी मरे, आंद्रे अगाशी, स्टेफी ग्राफ, लिएंडर पेस, महेश भूपति, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, एशली बार्टे, मारिया सोरोपोवा, ये सब टेनिस के सुपरस्टार है मेरे प्यारे भाई। स्वर्णिम पेगोडा का देश है वो किसे कहा जाता है बताओ मुझे? स्वर्णिम पेगोडा का देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ्रांस, म्यांमार। स्वर्णिम पेगोडा का देश कल पढ़ाऊंगा मैं आपको। प्रमुख ये जो विश्व के जो प्रमुख देश है उनके उपनाम मेरे प्यारे भाई, कल आपको पढ़ाएंगे ऐप के अंदर। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहते हैं लल्ला? म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन यहां डी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। चलिए, यूरोप का अखाड़ा हम बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप का बारूद बाल्कन प्रदेश को कहते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। यूरोप का रोगी हम तुर्की को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हम भूटान को कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहते हैं। प्रातःकालीन शांति भूमि हम कोरिया को कहते हैं। सुबह की शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमवीर चक्र शौर्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सा परमवीर चक्र शौर्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति है बताओ भाई? सबसे पहले परमवीर चक्र, सबसे पहले भैया परमवीर चक्र है वो किसे मिला है ये आपको बताना है। सभी जवान है वो मुझे बताएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे जवानों, परमवीर जो चक्र पुरस्कार है वो किसे मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे किसे मिला है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, कुमाऊं रेजिमेंट से है ये, ध्यान रखना। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला है। देखिए, परमवीर चक्र की हम बात करें तो ये सैनिकों को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मेरे प्यारे भाई। प्रथम विजेता है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखना है आपको। चलिए, मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली सभी जवान बताएंगे। मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली, हाँ जी,
मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे भाई। हाँ बेटे, तुक्के मत मारो। अच्छा भाई, वंदना जी कह रहे तुक्के ना मारो भाई, तुक्के ना लगाओ यार। मिस वर्ल्ड का यह है रीता फारिया। कौन है सर? और मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन। याद रखना, ऑप्शन ए आपका यहां सही होगा। देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है जी बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। ये आपको पता होना चाहिए। स्पेन देश की राजधानी बताओ भाई। स्पेन देश की राजधानी, स्पेन की राजधानी कौन सी है मेरे प्यारे प्यारे जवानों? आंसर आने दो। सर नेवी का एग्जाम कब होगा? अभी डेट नहीं आई है भैया, जैसे डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। आप लोग बस आराम से अच्छे से मेहनत करो अपने एग्जाम की। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है भाई मैड्रिड। ऑप्शन बी राइट होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, जीके में 25 में से आपका क्या स्कोर हुआ? देखिए, एग्जाम में आपका पेपर भैया मिक्स आएगा। हम लोग ऐप के अंदर संडे को फ्री वीकली टेस्ट डालते हैं, वो मिक्स ही डालते हैं आपका। ओके, बुक के अंदर भी लास्ट के अंदर हमने मिक्स पेपर डाले हैं। और समय 30 मिनट का ही रहता है, तो जितना हो सके पहले आपको जीके और साइंस के प्रश्नों को फोड़ना है, उसके बाद टाइम बचे तो फिर मैथ को फोड़ना है। ठीक है भाई, चलो स्कोर बताओ फटाफट। आगे डीएस गुरु आ रहे हैं भाई, पूरा टेस्ट लगाओ और कंप्लीट लगाने के बाद बताना आपका स्कोर क्या होता है। क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है, इसलिए बच्चा 30 मिनट में 30, 32, 28, 25 इतना ही स्कोर कर पाता है। यहां पर ठीक है, यहां पर आप लोग 1 घंटे में पूरा पेपर लगाते हो तो आपका हो सकता है अच्छा स्कोर हो, लेकिन इसीलिए हम आपका रैंकिंग टेस्ट ऐप में फ्री रखते हैं, ताकि वहां आपको पता चले कि हम 30 मिनट में मिक्स प्रश्न कितने कर पा रहे हैं। क्योंकि मिक्स प्रश्नों में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। वहां जैसे जीके का प्रश्न चलते चलते ही मैथ का आ जाता है, मैथ का चलते साइंस का आ जाता है, फिर अगला वापस जीके का आ जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम माइंडली भी डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो वहां थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करो भाई, जितना हो सके उतनी मेहनत करो। हम एग्जाम के जस्ट नजदीक टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पेशली टेस्ट तैयार करके भी डालेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। आइए सर। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त अंदाज में आप आगे ले जा रहे होंगे। अभी दोस्तों एग्जाम डेट आया नहीं है, एग्जाम डेट जैसे ही आएगा फिर और हलचलें तेज हो जाएगी। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और अपन शुरुआत करेंगे आज के हमारे शानदार इस मॉडल पेपर की। तो एमआर के जितने भी बंदे हैं, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार मौका है कि आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया से अच्छे से मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे। हमारे 13 सवालों में हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आ जाओ, देखिए फटाफट एक बार जितने भी बंदे हैं सेशन को दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? बताओ क्या होता है ग्लिसराइड? तो दोस्तों देखो, खनिज तो नहीं है, न प्रोटीन है। सेकेराइड होता तो फिर हम कह सकते थे कार्बोहाइड्रेट। वसा का जब विघटन होता है तो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये ट्राइग्लिसराइड एक वसा होती है, एक फैट होती है।
वसा या फैट को कहा जाता है, ध्यान रखना है। लिपिड बढ़ जाए, देखो लिपिड टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें एक टेस्ट होता है ट्राइग्लिसराइड का भी आता है। अगर ये बढ़ता है तो इसके बढ़ने से फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। चलिए आज तो कुछ कथन वाले आ गए भाई, कि रुधिर वर्णिका, रक्त वर्णक जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, रुधिर वर्णिका कौन है, हीमोग्लोबिन होता है। रुधिर वर्णिका मतलब हीमोग्लोबिन होता है। के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये आपके हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आ गया जी, कि इसमें लोहा होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें आयरन होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा का काम हीमोग्लोबिन का नहीं है जी। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल ये सही है। तो 3 कथन सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा जी। तो इस तरीके के कथन वाले क्वेश्चनों पर भी आपको थोड़ा सा गौर करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो ऐसे कथनों वाले सवालों पर थोड़ा ध्यान देना। चलिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृत तत्व में, इनमें से कोई नहीं। एक ही प्रकार का परमाणु मतलब समान परमाणु जो है वो किसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों आप तो देखो यौगिक के अंदर भी आता है 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, और सेम चीज इसमें भी आती है। बस यौगिक में अनुपात या मात्रा फिक्स होती है, मिश्रण में कोई मात्रा अनुपात फिक्स नहीं होता। तत्व दोस्तों बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब बैठेगा, क्योंकि तत्व जो होगा इसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। समान प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बनता है उसको हम प्राकृत तत्व कह सकते हैं। नेक्स्ट है संसारण, किसके उदाहरण बताओ। संसारण का मतलब रस्टिंग भी कह सकते हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरे की परत का जम जाना, उसको संसारण बोला जाता है। तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, उपरोक्त सभी। तो आप खुद देखो भाई, यहां पर तो तीनों एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि तीनों पर ही एक के ऊपर दूसरे की परत जम रही है। तो यहां पर तो तीनों ही मुझे एकदम करेक्ट लग रहे हैं जी। संसारण रस्टिंग के तीनों एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, लोहे को अगर जंग से बचाना है तो उसके ऊपर जस्ते की या जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है, हिंदी में जिसको हम यसद लेपन। ये सवाल आ सकता है आपकी बार नेवी एमआर के अंदर, ध्यान रखना। धोने के सोडे जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं इंग्लिश में, का रासायनिक सूत्र बताओ। NaOH, Na2CO3, 10H2O, NaHCO3, CaOH का होल ट्वाइस 2। वैसे देखो चारों ही फॉर्मूले अपन को आना जरूरी है, क्योंकि चारों ही हम पढ़ के आते हैं दोस्तों। ये तो होता है दोस्तों कास्टिक सोडा, ये तो होता है कास्टिक सोडा, और ये दोस्तों आपके धावन सोडा होता है, ये होता है बेकिंग सोडा, इसको आप मीठा सोडा कह सकते हो, इसको आप खाने का सोडा कह सकते हो। इसके अलावा ये होता है बुझा हुआ चूना, इसको बुझा चूना भी कह सकते हैं। क्लियर? चलो सुमेलित करके बताना जी, मिलान करके मैच करके बताना आपको। इधर आपको देखो कुछ गैसें दे रखी है और इधर इनके घटक दे रखे हैं। अब ये अपन कहां पढ़ते, ये पढ़ते हैं जब अपन अधातु और उनके यौगिक पढ़ते हैं, तो मिलान करते हैं। देखो मैं इधर लिख लेता हूं, फिर अपन एक साथ देख लेते हैं। आपको तो वहां टाइम बचाना है जी,
टाइम बचाना है। देखो सीएनजी, सीएनजी में होता है मीथेन और इथेन 3 नंबर, एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन तो ये 2 नंबर, कोल गैस में आता है हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 नंबर, तो डी में अपने आप 1 नंबर बन गया। आप देखोगे कि 3 2 देखो 3 2 सेम चल रहा है, 4 1 फिर 4 1 ही आ गया, 1 4 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, तो 3 2 4 1 सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा जी। बस ये आपको मिलान करना आना जरूरी है। ये तभी संभव होगा जब अपन ये टॉपिक पढ़ के आते हैं, थ्योरी पूरा पढ़ के आते हैं। चलें आगे, चलो जी। एक बार जितने भी बंदे हैं सेशन को लाइक करो भाई। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है बताइए भाई। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट या नाइट्राइट? बताइए यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है? आप ये तो जानते होंगे दोस्तों, यूरिया का सूत्र तो एक बात ध्यान रखना है, NH2CONH2 होता है। और आपको मैं बता दूं कि यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। लेकिन दोस्तों ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। बहुत सारे बंदे मुझे पता है नाइट्रेट पे जा रहे हैं। नाइट्रेट कब होता? आपसे ये पूछता कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तब इसका उत्तर ये वाला हो जाता। ओके, चलिए 4 समान प्रतिरोध वाले चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 256 ओम आता है तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होगा। आप फॉर्मूले से जाओगे तो बहुत ज्यादा माथापोड़ी होगी, टाइम खराब कर देगा। ऐसे सवाल को देखो, हमें तो 30 मिनट में 50 सवाल करने, अगर ऐसे 1-2 सवाल आ गए ना तो टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट है कि आर श्रेणी बराबर n स्क्वायर गुणा आर समांतर, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तब तो आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, वैल्यू सीधी रखो कि आर श्रेणी आपको 256 दिया है, n आपको 4 दिया है और आर समांतर आपको निकालना है जी। तो आर समांतर बराबर 256/4 का स्क्वायर 16, 16 का इसमें 16 बार ही जाएगा, तो 16 ओम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। तो 16 एम्पियर राइट हो जाएगा। चलिए, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा? ओम, ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। मैं आपको कल भी बता रहा था कि अभी आपका एग्जाम डेट आया नहीं है। एग्जाम डेट आने के पहले हम आपको कम से कम 8-10 ऐसे पेपर करवा देंगे जो 30 मिनट में हम सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर, यहीं पर 30 मिनट में कैसे सुपरफास्ट चलते हैं, और हमारे 13 सवालों को मात्र 5 से 6 मिनट में कवर करेंगे हम। वो भी हम कब? जब आपका एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये फलानी तारीख को आपका एग्जाम है, उससे हम पहले ही आपको 8-10 ऐसे मॉडल पेपर, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, लेकिन 8-10 तो आराम से हम आपको मिनी टेस्ट ऐसे करवाएंगे जो 30 मिनट में होंगे। देखो, ओम किसका मात्रक है? ओम आप जानते हो प्रतिरोध का है। ओम इनवर्स किसका होता है? चालकता का होता है। ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। और बचा कौन सा? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये आपके विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला हो जाएगा जी। चलिए जी, निम्न में से क्या सही नहीं है? आपको वही कथन टाइप दे दिए, सही कौन सा नहीं है, सही नहीं है वो छांटना है। देखो, मनुष्य में सर्वैताप का परिसर 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज होता है, ये गलत है भाई। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, तो ये पहला गलत है।
10 किलोवाट हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो भाई साहब 20,000 से ऊपर वाली सभी होती है वो तो। यहां पर 20 से 20,000, 10 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 10,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। भूकंप में प्रगति से पहले पराश्रव्य तरंगे, देखो ये वाला हम यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से होना चाहिए, ये होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। सॉरी चलो 10 किलो ही मानते हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है फिर 2 का। तो 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक को हम पराश्रव्य, ये भी गलत है क्योंकि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि, ये भी गलत है। और भूकंप में पराश्रव्य नहीं होती है। तो यहां पर तीनों ही सही नहीं है, तीनों ही कथन अपने क्या हो गए जी, गलत हो गए, तीनों कथन गलत हो गए। चलिए, किस विटामिन की कमी से घाव नहीं बढ़ते? ए बी सी डी, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हो जाए तो घाव नहीं बढ़ते हैं? दोस्तों घाव 2 कंडीशन में नहीं बढ़ते हैं, या तो शुगर हो, क्योंकि शुगर अगर शरीर में बढ़ गई है तो वो वैसे ही मांस को काटती रहती है, घाव भरने ही नहीं देगी, घाव भरने से पहले ही उसको वो सड़ा देगी। एक विटामिन ध्यान रखना, सी की कमी हो जाए तो घाव देरी से भरते हैं। डी दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाती है, हड्डियों को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। जबकि ए जो है वो आंखों के लिए बना है विटामिन, आंखों से संबंधित विटामिन होता है ये। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको। सबसे पहले देखो 20 पे आता कौन है सर? 20 पे कैल्शियम आता है। लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब देखो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 20 हो गए ना। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। पहली कक्षा में 2, ये दूसरी, ये भी दूसरी है तो 6 और 2 8, ये तीसरी, ये तीसरी, ये 8 और लास्ट वाली चौथी में 2, तो 2 8 8 2, 2 8 8 2, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा जी। चलिए अंतिम सवाल, किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? आपके एमआर के 2025 में क्वेश्चन आया था, एमकेएस पद्धति कौन सी होती है, सॉरी एसआई पद्धति कौन सी है? तो एमकेएस को ही एसआई बोलते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति कौन सी बच गई? एफपीएस। एक होती है सीजीएस, सीजीएस को गाउसियन पद्धति कहा जाता है, इसको गाउसियन पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं जी। तो तीनों ध्यान रखना, एमकेएस एसआई, एफपीएस ब्रिटिश और सीजीएस गाउसियन पद्धति है। अब बताओ दोस्तों 13 में से आज का अपना स्कोर क्या बना है? उम्मीद रहेगी सबने अच्छा ही किया होगा। और ये टेस्ट लगाओ पूरे ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब तक आप ये टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप इन टेस्टों को ईमानदारी से लगाओगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नए शानदार सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं मेरी फौज? उम्मीद है आप बड़े जोरदार, जबरदस्त, शानदार, मस्त होंगे। आ जाओ मेरे भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके बीएस सर आ चुके हैं लाडले। स्टार्ट करें? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सर जी और एच का रेशियो दे रखा है आपको 3 अनुपात कितना लाडले? 7। हमें कहा जी अनुपात जी प्लस एच बताइए।
सो 3 अनुपात G प्लस H, 3 प्लस 7, तो 3 अनुपात कितना रहा लाडले? 10। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी फॉर कैट। बोलो यस सर। आ जाओ मेरे भाई, मेरे प्यारे लल्ला, आ जाओ। ये लो दूसरा सवाल। हाँ जी, आ जाओ, हंसते रहिए, हस्ती जिंदा रहनी चाहिए लाडले। आने दो। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। अक्षय भाई आपका स्वागत है। यस यस दोस्तों, 22 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 प्लस 7 गुणा 2 प्लस 24 का 9 गुणा, है ना मेरे भाई? तो 9 माइनस 1 8, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना रहा? 22 डिवाइड बाई 22 है, ठीक है। और प्लस 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ये हमारे पास कितना रहा? 216। देखो दोस्तों 216, यस सर। ये कितना रहा? 1 प्लस 216 कितना रहा लाडले? कितना रहा मेरे भाई? आ जाओ मेरे भाई। 216 प्लस 1 कितना रहा? 217। यस सर। चलिए आगे बढ़े क्या मुगेम्बो? आगे बढ़े क्या? यस सर। 897 डिवाइड बाई 13 प्लस 15 गुणा 15 माइनस 27। यस दोस्तों, आने दो आंसर फटाफट से। हाँ, वेरी गुड। देयर इज नो डेस्टिनेशन है, वेयर देयर इज ओनली वे टू गेट सक्सीड। यस मेरे भाई, आजा मेरे भाई। 897 में 13 का भाग देंगे, 13 छिंग 78, 13 7 91 होता है, इसलिए ठीक है। पीछे 11 रहा, पीछे कितना रहा? 11, 117, 13 नम 117, यस सर। प्लस 225, यस सर। माइनस 27, यस सर। तो यहाँ पे 9 5 14 का 4 कैरी फॉरवर्ड 1 रहा, 3 और 6 9, 294 माइनस 27। तो मेरे भाई यहाँ से 14 में से 7 घटाया 7, 8 में से 2 घटाया 6, 267। बोलो यस सर। ठीक है मेरे भाई, बोलो यस सर, बोलो यस सर। हाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42। दो घनों का आयतन, घनों का आयतन जो है, घनों का आयतन 1:8 है, यानी आपके पास ए क्यूब और कैपिटल ए क्यूब बराबर 1:8 है। तो यहां पे आपने कहा क्यूब रूट लीजिए सर, यहां पे आपने कहा सर क्यूब रूट लीजिए। ए और कैपिटल ए बराबर 1:2, क्या रहेगा? 1:2, 1:2। बोलो यस सर। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है मेरे भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात A² और 6 कैपिटल A², यानी 1:4 रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। 1 और 2 का रेशियो लीजिए लड़ला, कितना रहेगा? अरे मेरे प्यारे बेटा कितना रहेगा? 1:4। सी काहे होगा तुम्हारा? अच्छा बेटा, मधु बेटा, बहुत अच्छा एडवाइस था आपका। चलो मधु मेरे प्यारे बेटा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 1:8 हमारे पास घनों का आयतन ए क्यूब और कैपिटल ए क्यूब होता है। ये 1 का क्यूब और ये 2 का क्यूब है सर, यानी ए और कैपिटल ए कितना है लाडले? 1:2। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी 6A² और 6 कैपिटल A², 6 से 6 काट दो, यानी 1:4 क्या रहा? 4। बस मेरे भाई कर लोगे ना? यस सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। अच्छा निकी बेटा सॉरी, हाँ थोड़ा शरीर भगवान ने मोटा ही दे रखा है। चलो खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल का आंसर आने दो भैया। जब सारे 16 16 16 हैं तो भैया औसत भी 16 ही रहेगा। बाकी किसी को अगर जोड़ना है तो योग बटा संख्या कर दो, योग बटा संख्या, ये हमारा क्या रहता है? औसत रहता है। अगर तुमसे ये सवाल भी नहीं हो रहा है तो सर सोचने का विषय। 16 + 16 + 16 + 16 बटा 4, 64 बटा 4 बराबर कितना रहा? 16।
चलो जी, चलो चलो चलो, अगला सवाल। आयत की लंबाई 80 मीटर है, बताइए सर। क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? इस क्वेश्चन को अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो सर सोचने का विषय है सर। हाँ जी, बताओ मेरे भाई। आयत की लंबाई दे रखी है लाडले, हमसे क्षेत्रफल के लिए बोला गया है कितना है? 480 वर्ग मीटर। पूछा क्या गया है? चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, वो मेरे प्यारे भाई क्या होता है? क्या होता है? क्षेत्रफल, जो कि कितना है? 480। अब हमारे पास यहां पे प्रश्न में मेरे भाई लंबाई कितना है? 80, तो चौड़ाई बराबर 480 बटा 80, ये 0 0 कट गया, 8 6 48, कितना रहा? 6। चलिए, चौड़ाई कितनी रही? 6 रही। चौड़ाई कितनी रही लाडले? 6। यस। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर ये सवाल नहीं हो रहा है तो सर सोचने का विषय है ना? क्यों? अच्छा, आप कह रहे हो कि इतना ऐसा सवाल कैसे? अभी रुको भैया, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तेरा वक्त आया है जनाब, मेरा दौर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तेरा वक्त आया है जनाब, मेरा दौर आएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। लो लाडले, बस प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। आ जाओ दोस्तों, बताओ मेरे भाई। कंप कपी नहीं टूटनी चाहिए, आंसर आना चाहिए। पहली 4 विषम अभाज्य संख्या है ना? बताओ मेरे भाई। 4 विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पता कौन सी होती है बेटा? बताओ, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बताओ सर। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब आपके पास पहली 4 अभाज्य संख्याएं जो कि विषम है वो ये हैं सर। 3 + 5 + 7 + 11 बटा 4। तो औसत आपके पास 3 और 5 8 और 7 15 और 11 26 बटा 4। 6 चौक 24.5, 6.5। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, हाँ। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 47। अभी तो ना जाओ छोड़ के, अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है। अरे तुम 7.5 कैसे कहे हो तुम? 7.5 कैसे कहे तुमने? 3 5 8 7 15 और 11 26 ही तो रहा भाई। 6.5 रहेगा। 7.5 कैसे हुआ? 7.5 कैसे हुआ? ए वालों का मोई मोई हो गया, राइट? आ जाओ मेरे भाई। x² + mx + 9 = 0 में m का मान बताना है। यदि ax² + bx + c = 0 में द्विघात में मूल समान हो, इस बात को घोट के पी लेना, मूल समान है तो मेरे लाडले b² - 4ac = 0। क्या बोलता बिड़ो? हम बोलते सर जब मूल समान है तो b² - 4ac = 0। यस, है ना फैजल भाई? वेरी गुड। यानी मेरे भाई यहां पे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर मैंने कहा सर b² - 4ac = 0। b कितना है दोस्तों? m m² -4। a कितना है सर? 1। c कितना है? 9 = 0। तो m² बराबर 9 चौक 36। सर आपने यहां पे रूट किया, यहां पे रूट किया, तो m बराबर कितना रहा आपके पास? ±6। ठीक है जी, D फॉर डॉग। डी रहेगा आंसर। क्या रहेगा मेरे भाई? डी रहेगा। ए कैसे होगा तुम्हारा? ए कैसे होगा? जब रूट हटता है ना दोस्त तो प्लस माइनस लेके आता है। ठीक है, लव यू मेरे भाई। हाँ, मैंने कहा था ना कुछ देर की खामोशी है,
तेरा वक्त आया है, मेरा दौर आएगा। एक समबाहु बहु 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 बहुभुज, है ना, तुम्हारे लिए, तुम्हारा लिए जो प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, का प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है। मेरे भाई उसकी भुजाओं की संख्या क्या रहेगी, ये मेरा सवाल है, बताओ मेरे भाई। यस, आपको मालूम है एन भुजा के समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला याद है किसी को? सर नहीं याद है, किसी ने बताया नहीं तो कहां से याद होगा। चलो 360 बटा एन होता है। क्या होता है लाडले? 360 बटा एन। अब हमारे पास 360 बटा एन किसके बराबर है? 45 डिग्री के। तो एन बराबर 360 बटा 45, एन बराबर 45 दूना 90, 8 बार करते हैं, 8 चौक 32, हाँ, एन बराबर 8। एन का वैल्यू क्या रहा? 8। चलिए जी, वर्त की त्रिज्या 3 गुनी, नई परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुनी? भाई त्रिज्या आर थी, अभी आपने 3 आर कर दिया, तो त्रिज्या कितना गुना है बताओ? 47 के लिए बोल रहा है एक बच्चा। भाई ये फॉर्मूला है, ये काला जादू है, ध्यान रखना। ये मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे शुरू कर दिया है एडवांस मैथ में, आपने नहीं ज्वाइन किया है तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी ये चीज़ मैं बताना स्टार्ट कर दिया हूँ, कल परसों में ये चीज़ बताऊंगा अच्छे से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो मूल समान होते हैं। बी आपके पास m था, 4, a का मान 1, c का मान 9, 9 चौक 36 इधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। पहले त्रिज्या कितनी, पहले परिधि कितनी है? 2 पाई आर। अब परिधि कितनी है? अब परिधि कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर है, लेकिन आर कितना है? 3 आर है, 3 बार आ जाएगा, गुणा 2 पाई आर। ठीक है सर, कि जो आपके पास पहले परिधि है, पहले जो परिधि है ना, उसका 3 गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 3 गुना। ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सवाल है, ट्रमेंडियस क्वेश्चन। यस सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 है लाडले, हमें साइन थीटा डॉट कॉस थीटा यानी साइन थीटा गुणा कॉस थीटा चाहिए सर, बताओ सर। आया ना जोर का झटका, है ना, बताओ मेरे भाई। अबे कोई किसी को मुर्गा नहीं बनाएगा, पढ़ लो तुम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरे भाई यहाँ पे क्या दे रखा है? 17/13। बोलो यस सर। अरे डरना नहीं है जब तुम्हारे बीएस सर इधर है, काहे का डर है भाई? मेरे सामने देखो, आंखों में आंखें ढाल के देखो, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है सर। ऐसा सवाल आए तो डरना नहीं है, खोपड़ी में छेद करेंगे। कैसे सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लेना, धीरे धीरे चीजें सीखो लेकिन सीखो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो यस सर, और बराबर 17 का स्क्वायर 289। डरो मत बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं डरना है। 13 का स्क्वायर 169, 289 169। बोलो यस सर, बोलो यस सर। अब यहां पे ये जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना रहा? 1 प्लस 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर 289 अपॉन 169। बोलो यस सर, बताओ मेरे भाई, हो जाएगा ना?
2 cos थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास बराबर 289,169 माइनस का 1 रहा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगेगी आपको कि सर 169 है, 289 में से अगर 169 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 रहेगा। सर कितना रहेगा? 120। कितना रहेगा लॉर्ड? 120। तो भैया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर 120 अपॉन 169 अपॉन में 2। तो दोस्तों यहां से 2 के पाड़े से कितना रहा? 60 बटा 169। ठीक है, बोलो यस सर। 60 बटा 169, 60 बटा 169। चलिए दोस्तों कर लोगे ना? बोलो यस सर, कर लेंगे, रगड़ डालेंगे सर। हाँ बेटा, गुण 50 में क्या है कि पहले परिधि ये थी, अब 3r हुई। सीधा सा ध्यान रखो 3 गुणा हुई बस। क्षेत्रफल होता तो 9 गुणा हो जाता। अगर ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे क्षेत्रफल का होता तो 9 हो जाता। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन सॉलिड है। ठीक है, हाँ। ओके मेरे प्यारे बच्चा अंजलि, समझा दिया? ऐसा आप तुम बड़े बड़े कमेंट लिख देते हो, पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा आप ये ना सोचें कि सर ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब इजी आया तो हार्ड भी आया है, ये इजी आया तो भैया हार्ड भी आया है, क्योंकि पेपर बनाने वाला आपको पूरा उलझा के रखेगा। आपको तैयार रहना है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।